चैप्टर 12 टार्ज़न ने चंद्रमा को बचाया। चांद बादलों से रहित आकाश में चमक रहा था, एक विशाल फूला हुआ चांद जो धरती के इतने करीब लग रहा था कि कोई आश्चर्य कर सकता था कि उसने पेड़ों की मधुर आवाज़ों को क्यों नहीं छुआ। रात हो चुकी थी और टार्ज़न जंगल में था। टार्ज़न बंदर आदमी, शक्तिशाली योद्धा, शक्तिशाली शिकारी। वो उदास जंगल की अंधेरी छायाओं के बीच क्यों झूल रहा था, वह आपको नहीं बता सकता था। ऐसा नहीं था कि वह भूखा था, उसने इस दिन खूब खाया था और एक सुरक्षित जगह में उसके शिकार के अवशेष थे जो नई भूख के आने से पहले तैयार थे। शायद ये जीने का आनंद ही था जिसने उसे अपने वृक्षीय सोफे से जंगल की रात के खिलाफ अपनी मांसपेशियों और अपनी इंद्रियों को खड़ा करने के लिए प्रेरित किया। और फिर टार्ज़न हमेशा जानने की तीव्र इच्छा से प्रेरित था। कुडू सूर्य द्वारा शासित जंगल गोरो चंद्रमा के जंगल से बहुत अलग है। दिन के जंगल का अपना पहलू होता है, अपनी रोशनी और छाया, अपने पक्षी, अपने फूल, अपने जानवर। इसकी आवाज़ें दिन की आवाज़ें होती हैं। रात्रिकालीन जंगल की रोशनी और छायाएं उतनी ही अलग होती हैं जितनी कि कोई दूसरी दुनिया की रोशनी और छायाओं को हमारी दुनिया से अलग मान सकता है। इसके जानवर, इसके फूल और इसके पक्षी कुडू सूर्य के जंगल के नहीं हैं। इन भिन्नताओं के कारण टार्ज़न को रात में जंगल की खोजबीन करना पसंद था। न केवल जीवन एक अलग जीवन था, बल्कि यह संख्या और रोमांस में समृद्ध था। ये खतरों से भी भरपूर था और वानरों के टार्ज़न के लिए खतरा ही जीवन का मसाला था। और जंगल की रात की आवाज़ें, शेर की दहाड़, तेंदुए की चीख, डैंगो लकड़बग्घे की भयानक हंसी वानरों के कानों के लिए संगीत थीं। अदृश्य पैरों की नर्म ध्वनि, भयंकर जानवरों के चलने पर पत्तियों और घासों की सरसराहट, अंधेरे में चमकती ओपेलस आँखों की चमक, लाखों ध्वनियाँ जो उस भरपूर जीवन की घोषणा करती हैं जिसे कोई सुन सकता है और सूंघ सकता है, हालांकि शायद ही कभी देख सकता है। टार्ज़न के लिए रात्रिकालीन जंगल का आकर्षण था। आज रात उसने एक बड़ा घेरा बनाया था, पहले पूर्व की ओर और फिर दक्षिण की ओर, और अब वह फिर से उत्तर की ओर घूम रहा था। उसकी आंखें, उसके कान और उसके तीखे नथुने हमेशा चौकन्ने रहते थे। जिन ध्वनियों को वह जानता था उनके साथ अजीबोगरीब ध्वनियां भी थीं, अजीबोगरीब ध्वनियां जो उसने तब तक नहीं सुनी जब तक कि कुडू ने बड़े पानी के दूर किनारे के नीचे अपना ठिकाना नहीं ढूंढ लिया। ऐसी ध्वनियां जो गोरो चांद की थीं और गोरो के वर्चस्व के रहस्यमय काल की। ये ध्वनियां अक्सर टार्ज़न को गहन अटकलें लगाने पर मजबूर कर देती थीं। वे उसे चकित कर देती थीं क्योंकि उसे लगता था कि वह अपने जंगल को इतनी अच्छी तरह से जानता है कि उसके भीतर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो उसके लिए अपरिचित हो। कभी कभी उसे लगता था कि जैसे रात में रंग और रूप अपने परिचित दिन के उजाले के पहलुओं से अलग दिखाई देते हैं, वैसे ही कुडू के जाने और गोरो के आने के साथ ध्वनियाँ भी बदल जाती हैं। और इन विचारों ने उसके दिमाग में एक अस्पष्ट अनुमान जगाया कि शायद गोरो और कुडू ने इन परिवर्तनों को प्रभावित किया हो। और इससे अधिक स्वाभाविक क्या होगा कि अंततः वह सूर्य और चंद्रमा के व्यक्तित्व को अपने व्यक्तित्व जितना ही वास्तविक मानने लगा। सूर्य एक जीवित प्राणी था और दिन पर शासन करता था। चंद्रमा, जो मस्तिष्क और चमत्कारी शक्तियों से संपन्न था, रात पर शासन करता था। इस प्रकार अप्रशिक्षित मानव मन अज्ञानता की अंधेरी रात में उन चीजों की व्याख्या के लिए टटोलता रहा जिन्हें वह छू नहीं सकता था, सूंघ नहीं सकता था या सुन नहीं सकता था, तथा प्रकृति की उन महान अज्ञात शक्तियों के बारे में भी जिन्हें वह देख नहीं सकता था। जैसे ही टार्ज़न अपने विस्तृत घेरे में उत्तर की ओर मुड़ा, गोमंगनी की गंध उसके नथुनों में आई, जिसमें लकड़ी के धुएं की तीखी गंध भी शामिल थी। बंदर आदमी उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जहां से हल्की रात की हवा में से गंध उसके पास आ रही थी। जल्द ही एक बड़ी आग की लालिमा पत्तियों के बीच से छनकर उसके आगे आ रही थी, और जब टार्ज़न उसके पास के पेड़ों में रुका तो उसने देखा कि आधा दर्जन काले योद्धाओं का एक दल आग के पास इकट्ठा था। ये स्पष्ट रूप से मबोंगा गांव का एक शिकार दल था जो अंधेरे के बाद जंगल में फंस गया था। अपने चारों ओर एक असभ्य घेरे में उन्होंने एक कांटेदार बोमा बनाया था जिसकी आग की सहायता से उन्हें स्पष्ट रूप से उम्मीद थी कि यह बड़े मांसाहारी जानवरों की प्रगति को हतोत्साहित करेगा। यह आशा दृढ़ विश्वास नहीं थी,
यह उस स्पष्ट भय से प्रमाणित होता है जिसमें वे झुके हुए थे। उनकी आंखें चौड़ी थीं और वे कांप रहे थे, क्योंकि नुमा और सबोर पहले से ही जंगल से उनकी ओर कराह रहे थे। आग की रोशनी से परे छाया में अन्य जीव भी थे। टार्ज़न उनकी पीली आंखों को वहां जलते हुए देख सकता था। अश्वेतों ने उन्हें देखा और कांप उठे। फिर एक उठा और आग से जलती हुई शाखा को पकड़कर आंखों पर फेंका, जो तुरंत गायब हो गई। अश्वेत फिर से बैठ गया। टार्ज़न ने देखा और पाया कि आंखें 2-2 और 4-4 की संख्या में फिर से दिखाई देने में कई मिनट लग गए। फिर नुमा, शेर और सबोर, उसका साथी आया। बड़ी बिल्लियों की भयावह दहाड़ के सामने बाकी आंखें दाएं बाएं बिखर गईं, और फिर नरभक्षियों के विशाल गोले अंधेरे से अकेले ही जल उठे। कुछ अश्वेतों ने अपने चेहरे पर खुद को फेंक दिया और कराह उठे, लेकिन जिसने पहले जलती हुई शाखा फेंकी थी, उसने अब भूखे शेरों के चेहरे पर एक और फेंकी, और वे भी गायब हो गए, जैसे उनके सामने कम रोशनी वाले लोग गायब हो गए थे। टार्ज़न को बहुत दिलचस्पी थी। उसने अश्वेतों द्वारा रात में जलाए जाने वाले आग के लिए एक नया कारण देखा, गर्मी और रोशनी और खाना पकाने से जुड़े कारणों के अलावा एक और कारण। जंगल के जानवर आग से डरते थे, और इसलिए आग, एक हद तक, उनसे सुरक्षा का साधन थी। टार्ज़न खुद आग के प्रति एक खास तरह का भय जानता था। एक बार उसने अश्वेतों के गांव में एक परित्यक्त आग की जांच करते हुए एक जलता हुआ कोयला उठाया था। तब से उसने ऐसी आग से एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखी थी जो उसने देखी थी। एक अनुभव ही काफी था। कुछ मिनटों तक जब काले आदमी ने आग का गोला फेंका तो कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, हालांकि टार्ज़न को अपने चारों ओर पैरों की नर्म आवाज सुनाई दे रही थी। फिर एक बार फिर से 2 आग के धब्बे चमक उठे जो जंगल के राजा की वापसी को चिन्हित करते थे, और एक पल बाद, थोड़ी सी निचली सतह पर, उसके साथी सबोर के धब्बे दिखाई दिए। कुछ समय तक वे स्थिर और अविचल रहे। जंगल की रात में भयंकर तारों का एक समूह। फिर नर शेर धीरे धीरे बोमा की ओर बढ़ा, जहां एक को छोड़कर बाकी सभी अभी भी कांपते हुए डर में दुबके हुए थे। जब इस अकेले रक्षक ने देखा कि नुमा फिर से आ रहा है, तो उसने एक और आग फेंकी, और पहले की तरह नुमा पीछे हट गया और उसके साथ शेरनी सबोर भी, लेकिन इस बार इतनी दूर नहीं और न ही इतनी देर के लिए। लगभग तुरंत ही वे मुड़े और बोमा के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उनकी आंखें लगातार आग की रोशनी की ओर घूम रही थीं, जबकि धीमी, गले से निकलती हुई गड़गड़ाहट उनकी बढ़ती नाराजगी का सबूत थी। शेरों के पीछे छोटे उपग्रहों की ज्वलंत आंखें चमक रही थीं, जब तक कि काले जंगल में काले लोगों के शिविर के चारों ओर आग के छोटे छोटे धब्बे नहीं दिखाई देने लगे। बार बार काले योद्धा ने अपनी छोटी छोटी चिड़ियों को दोनों बड़ी बिल्लियों पर फेंका, लेकिन टार्ज़न ने देखा कि नुमा ने पहले कुछ पीछे हटने के बाद उन पर बहुत कम या बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। नुमा की आवाज से बंदर आदमी को पता चल गया कि शेर भूखा है, और उसने अनुमान लगाया कि उसने गोमंगनी को खाने का मन बना लिया है, लेकिन क्या वह खतरनाक लपटों के और करीब जाने की हिम्मत कर सकता था? टार्ज़न के दिमाग में यह विचार अभी भी चल रहा था। तभी नुमा ने अपनी बेचैन चाल रोक दी और बोमा का सामना किया। एक पल के लिए वह बिना हिले डुले खड़ा रहा, सिवाय अपनी पूंछ के तेज, घबराए हुए ऊपर की ओर मुड़ने के। फिर वह जानबूझकर आगे की ओर चला गया, जबकि सबोर बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी, जहां उसने उसे छोड़ा था। काले आदमी ने अपने साथियों को आवाज दी कि शेर आ रहा है, लेकिन वे डर के मारे इतने दूर चले गए थे कि वे एक दूसरे के करीब आकर पहले से ज्यादा जोर से कराहने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। एक जलती हुई शाखा को पकड़कर उस आदमी ने उसे सीधे शेर के चेहरे पर फेंका। एक गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी, उसके बाद एक तेज हमला हुआ। एक ही झटके में जंगली जानवर ने बोमा की दीवार को पार कर लिया। लगभग उतनी ही फुर्ती से योद्धा ने भी विपरीत दिशा में दीवार को पार किया और अंधेरे में छिपे खतरों को नजरअंदाज करते हुए निकटतम पेड़ की ओर भाग गया। नुमा बोमा के अंदर जाते ही बाहर निकल गया, लेकिन जब वह कम ऊंचाई वाली कांटों वाली दीवार पर वापस गया, तो उसने एक चीखता हुआ नीग्रो अपने साथ ले लिया। अपने शिकार को जमीन पर घसीटते हुए वह शेरनी सबोर की ओर वापस चला गया, जो उसके साथ आ गई, और दोनों अंधेरे में आगे बढ़ते रहे। उनकी क्रूर दहाड़ें उस अभिशप्त और भयभीत आदमी की तीखी चीखों के साथ मिल गईं। आग से थोड़ी दूरी पर शेर रुक गए,
फिर कुछ देर तक असामान्य रूप से भयंकर गुर्राहटें और दहाड़ें सुनाई दी, जिसके दौरान काले आदमी की चीखें और कराहना बंद हो गया हमेशा के लिए। कुछ ही देर में नुमा फिर से आग की रोशनी में प्रकट हुआ। उसने बोमा में दूसरी बार यात्रा की और पिछली भयानक त्रासदी एक और चीखते हुए पीड़ित के साथ फिर से घटित हुई। टार्ज़न उठा और आलस से अपने पैर फैलाए। मनोरंजन उसे बोर करने लगा था। उसने जम्हाई ली और उस खुले मैदान की ओर मुड़ गया जहां कबीले के लोग पेड़ों के बीच सो रहे होंगे। फिर भी जब वह अपनी जानी पहचानी जांघों को पकड़कर सोने के लिए मुड़ा, तब भी उसे सोने की इच्छा नहीं हुई। बहुत देर तक वह सोचता और सपने देखता हुआ जागता रहा। उसने आसमान की ओर देखा और चांद और तारों को देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि वे क्या हैं और कौन सी शक्ति उन्हें गिरने से रोकती है। उसका मन जिज्ञासु था। उसके आसपास की हर चीज के बारे में उसके मन में हमेशा सवाल उठते रहते थे, लेकिन उसके सवालों का जवाब देने वाला कभी कोई नहीं था। बचपन में वह जानना चाहता था, और लगभग सभी ज्ञान से वंचित होने के बावजूद वो वयस्क होने पर भी एक बच्चे की महान, असंतुष्ट जिज्ञासा से भरा हुआ था। वो कभी भी केवल यह महसूस करने से संतुष्ट नहीं था कि चीजें घटित होती हैं, वो जानना चाहता था कि वे क्यों घटित होती हैं। वह जानना चाहता था कि चीजें किस कारण से होती हैं। जीवन के रहस्य में उसकी बहुत रुचि थी। मृत्यु के चमत्कार को वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। उसने अनगिनत मौकों पर अपने शिकारों की आंतरिक कार्यप्रणाली की जांच की थी, और एक या दो बार उसने समय रहते पीड़ितों की छाती खोलकर देखा था कि उनका दिल अभी भी धड़क रहा है। उसने अनुभव से सीखा था कि इस अंग में चाकू घुसने पर 10 में से 9 बार तत्काल मृत्यु हो जाती है, जबकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को अन्य स्थानों पर अनगिनत बार चाकू मार सकता है, बिना उसे अक्षम किए। और इसलिए वह हृदय के बारे में सोचने लगा था, या जैसा कि उसने कहा था, सांस लेने वाली लाल चीज जीवन का स्थान और उद्गम है। मस्तिष्क और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में उसे बिल्कुल भी समझ नहीं थी। ये कि उसकी इंद्रिय संवेदनाएं उसके मस्तिष्क में संचारित होती हैं और वहाँ उनका अनुवाद, वर्गीकरण और लेबल किया जाता है, ये बात उसके लिए बिल्कुल भी समझ से परे थी। उसे लगता था कि उसकी उंगलियां जानती हैं कि उन्होंने कब कुछ छुआ, उसकी आंखें जानती हैं कि उन्होंने कब देखा, उसके कान जानते हैं कि उन्होंने कब सुना, उसकी नाक जानती है कि उसने कब सुगंध ली। उसने अपने गले, त्वचा और सिर के बालों को भावनाओं के 3 मुख्य केंद्र माना। जब काला मारा गया तो उसके गले में एक अजीब सी घुटन सी महसूस हुई। हिस्ता नामक सांप के संपर्क में आने से उसके पूरे शरीर की त्वचा में एक अप्रिय सनसनी फैल गई, जबकि दुश्मन के आने पर उसके सिर के बाल खड़े हो गए। कल्पना कीजिए, अगर आप कर सकते हैं, एक बच्चा जो प्रकृति के चमत्कारों से भरा हुआ है, प्रश्नों से भरा हुआ है और जंगल के जानवरों से घिरा हुआ है, जिनके लिए उसके प्रश्न संस्कृत की तरह ही अजीब हैं। अगर वह गुंटों से पूछता कि बारिश किस वजह से होती है, तो बड़ा बूढ़ा बंदर उसे एक पल के लिए मूक आश्चर्य से देखता रहेगा और फिर पिस्सू की अपनी दिलचस्प और शिक्षाप्रद खोज में वापस लौट जाएगा। और जब उसने मूंगा से पूछा, जो बहुत बूढ़ी थी और उसे बहुत बुद्धिमान होना चाहिए था, लेकिन वह नहीं थी, कुडू के आकाश से चले जाने के बाद कुछ फूलों के बंद होने और रात के दौरान अन्य के खुलने का कारण, तो उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मूंगा ने कभी इन दिलचस्प तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया, हालांकि वह 1 इंच तक बता सकती थी कि सबसे मोटा कीड़ा कहाँ छिपा होना चाहिए। टार्ज़न के लिए ये चीजें अजूबे थीं। वे उसकी बुद्धि और कल्पना को आकर्षित करती थीं। उसने फूलों को बंद होते और खुलते देखा। उसने कुछ ऐसे फूल देखे जो हमेशा अपना चेहरा सूरज की ओर रखते थे। उसने ऐसे पत्ते देखे जो हवा न होने पर भी हिलते थे। उसने बेलों को बड़े पेड़ों की शाखाओं पर और तने पर जीवित प्राणियों की तरह रेंगते देखा, और वानरों के टार्ज़न के लिए फूल, बेलें और पेड़ जीवित प्राणी थे। वह अक्सर उनसे बात करता था, जैसे वह गोरो, चांद और कुडू, सूरज से बात करता था, और हमेशा निराश होता था कि वे जवाब नहीं देते थे। उसने उनसे सवाल पूछे, लेकिन वे जवाब नहीं दे सके, हालांकि वह जानता था कि पत्तियों की फुसफुसाहट पत्तियों की भाषा थी। वे एक दूसरे से बात करते थे। हवा के लिए उन्होंने पेड़ों और घासों को जिम्मेदार ठहराया। उनका मानना था कि वे खुद को इधर उधर हिलाते हैं, जिससे हवा बनती है। किसी और तरीके से वह इस घटना का कारण नहीं बता सकते थे।
बारिश के लिए उन्होंने आखिरकार सितारों, चांद और सूरज को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन उनकी परिकल्पना पूरी तरह से अप्रिय और अकाव्यात्मक थी। आज रात जब टार्ज़न लेटा हुआ सोच रहा था, तो उसकी कल्पना में सितारों और चांद की एक व्याख्या उभरी। वह इसे लेकर काफी उत्साहित हो गया। टॉग पास की एक जगह पर सो रहा था। टार्ज़न उसके बगल में झूल गया। टॉग, वह चिल्लाया। तुरंत ही विशाल बैल जाग गया और रात के आह्वान से खतरे को भांपते हुए उसके शरीर में तांगा भर गया। देखो, टॉग, टार्ज़न ने सितारों की ओर इशारा करते हुए कहा। नुमा और सबोर, शीता और डांगो की आंखें देखो। वे गोरों के चारों ओर इंतजार कर रहे हैं कि वे उस पर झपट पड़े और उसका शिकार करें। गोरों की आंखें, नाक और मुंह देखो, और उसके चेहरे पर चमकने वाली रोशनी उस महान आग की रोशनी है जिसे उसने नुमा और सबोर, डांगो और शीता को डराने के लिए बनाया है। उसके चारों ओर आंखें हैं, टॉग, तुम उन्हें देख सकते हो। लेकिन वे आग के बहुत करीब नहीं आती हैं, गोरों के करीब बहुत कम आंखें हैं। वे आग से डरते हैं। यह आग ही है जो गोरों को नुमा से बचाती है। क्या तुम उन्हें देखते हो, टॉग? किसी रात नुमा बहुत भूखा और बहुत गुस्से में होगा, फिर वो गोरों को घेरने वाली कटीली झाड़ियों पर छलांग लगाएगा और कुडू के अपने ठिकाने की तलाश करने के बाद हमारे पास कोई रोशनी नहीं होगी। रात उस कालेपन से काली होगी जो तब आता है जब गोरों आलसी होता है और देर रात तक सोता है, या जब वह दिन में आसमान में घूमता है, जंगल और उसके लोगों को भूल जाता है। टॉग ने बेवकूफ़ी से आसमान की ओर देखा और फिर टार्ज़न की ओर। एक उल्कापिंड गिरा, जो आसमान में धधकती हुई आग की तरफ फैल गया। देखो, टार्ज़न चिल्लाया। गोरों ने नुमा पर एक जलती हुई शाखा फेंकी है। टॉग ने बड़बड़ाते हुए कहा, न्यूमा नीचे है, उसने कहा। न्यूमा पेड़ों के ऊपर शिकार नहीं करता, लेकिन उसने अपने ऊपर चमकते सितारों को उत्सुकता से और थोड़े डर से देखा, जैसे कि उसने उन्हें पहली बार देखा हो, और निस्संदेह ये पहली बार था जब टॉग ने सितारों को देखा था, हालांकि वे उसके जीवन की हर रात उसके ऊपर आकाश में थे। टॉग के लिए वे खूबसूरत जंगल के फूलों की तरह थे, वह उन्हें खा नहीं सकता था और इसलिए उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। टॉग बेचैन और घबराया हुआ था। बहुत देर तक वह बिना सोए लेटा रहा, तारों को देखता रहा। गोरों, चांद, गोरों के चारों ओर शिकार करने वाले जानवरों की ज्वलंत आंखें, गोरों, जिसकी रोशनी में बंदर अपने मिट्टी के ढोल की थाप पर नाचते थे। अगर गोरों को नुमा खा गया तो फिर कोई डम डम नहीं बचेगा। टॉग इस विचार से अभिभूत था। उसने टार्ज़न की ओर आधे डरे हुए भाव से देखा। उसका दोस्त जनजाति के बाकी लोगों से इतना अलग क्यों था? टॉग को जितने भी लोगों के बारे में पता था, उनमें से किसी के मन में टार्ज़न जैसे अजीब विचार नहीं आए थे। बंदर ने अपना सिर खुजलाया और मंद मंद सोचा कि क्या टार्ज़न एक सुरक्षित साथी है, और फिर उसे धीरे धीरे और एक श्रमसाध्य मानसिक प्रक्रिया से याद आया कि टार्ज़न ने किसी भी अन्य बंदर, यहाँ तक कि जनजाति के मजबूत और बुद्धिमान बैलों से भी बेहतर उसकी सेवा की थी। टार्ज़न ने ही उसे अश्वेतों से उस समय मुक्त कराया था, जब टॉग ने सोचा था कि टार्ज़न टीका चाहता है। टार्ज़न ने ही टॉग के छोटे से बालू को मौत से बचाया था। टार्ज़न ने ही टीका के अपहरणकर्ता का पीछा करने और चुराए गए बालू को छुड़ाने की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया था। टार्ज़न ने टॉग की सेवा में इतनी बार लड़ाइयाँ लड़ी थी और खून बहाया था कि टॉग, हालांकि एक क्रूर वानर था, ने अपने मन में एक ऐसी प्रचंड निष्ठा को स्थापित कर लिया था, जिसे अब कोई भी नहीं बदल सकता था। टार्ज़न के लिए उसकी दोस्ती एक आदत, लगभग एक परंपरा बन गई थी, जो टॉग के सहने तक बनी रहेगी। उसने कभी भी अपने स्नेह का कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं किया। वह टार्ज़न पर उसी तरह गुर्राया जैसे वह चारा चरते समय दूसरे बैलों पर गुर्राया करता था, लेकिन वह टार्ज़न के लिए मर सकता था। वह ये जानता था और टार्ज़न भी यह जानता था, लेकिन ऐसी चीज़ों के बारे में वानर नहीं बोलते। उनकी शब्दावली सूक्ष्म प्रवृत्ति के लिए शब्दों से ज्यादा क्रियाओं से बनी होती है। लेकिन अब टॉग चिंतित हो गया और वह अपने साथी के अजीब शब्दों के बारे में सोचते हुए फिर से सो गया। अगले दिन उसने फिर से उनके बारे में सोचा और बिना किसी विश्वासघात के इरादे के उसने गुंटो को बताया कि टार्ज़न ने गोरों के चारों ओर की आंखों के बारे में क्या सुझाव दिया था, और संभावना है कि जल्द या बाद में नुमा चांद पर हमला करेगा और उसे खा जाएगा।
वानरों के लिए प्रकृति में सभी बड़ी चीजें नर हैं, और इसलिए गोरो, रात में आकाश में सबसे बड़ा प्राणी होने के नाते, उनके लिए एक बैल था। गुंटो ने अपनी सींगदार उंगली से एक टुकड़ा काटा और याद किया कि टार्जन ने एक बार कहा था कि पेड़ एक दूसरे से बात करते हैं, और गोजन ने बताया कि उसने बंदर आदमी को चांदनी में शीता पैंथर के साथ अकेले नाचते देखा था। वे नहीं जानते थे कि टार्जन ने जंगली जानवर को रस्सी से बांधकर पेड़ से बांध दिया था, इससे पहले कि वह धरती पर आए और उसे लुभाने के लिए पीछे की ओर उछलती हुई बिल्ली के सामने कूद पड़े। दूसरों ने बताया कि टार्जन ने हाथी टेंटोर की पीठ पर सवारी की, उसने काले लड़के टिबो को जनजाति में लाया, और समुद्र के किनारे एक अजीबोगरीब जगह में उसने किन रहस्यमय चीज़ों से बातचीत की। वे उसकी किताबें कभी नहीं समझ पाए थे, और जब उसने उन्हें जनजाति के एक या दो लोगों को दिखाया और पाया कि चित्रों का भी उनके दिमाग पर कोई असर नहीं हुआ, तो उसने पढ़ना छोड़ दिया। टार्जन कोई बंदर नहीं है, गुंटो ने कहा। वह नूमा को हमें खाने के लिए लाएगा, जैसे वह उसे गोरो को खाने के लिए ला रहा है। हमें उसे मार देना चाहिए। तुरंत टॉग भड़क गया। टार्जन को मार डालो। पहले तुम टॉग को मार डालोगे, उसने कहा, और भोजन की तलाश में भारी कदमों से आगे बढ़ गया। लेकिन अन्य लोग भी षड्यंत्रकारियों में शामिल हो गए। उन्होंने टार्जन द्वारा की गई कई चीज़ों के बारे में सोचा, ऐसी चीज़ें जो वानरों ने नहीं की और जिन्हें वे समझ नहीं सकते। फिर से गुंटो ने राय व्यक्त की कि तरमान गानी, सफ़ेद वानरों को मार दिया जाना चाहिए, और अन्य लोग, जो सुनी हुई कहानियों से भयभीत थे, और यह सोचकर कि टार्जन गोरो को मारने की योजना बना रहा है, प्रस्ताव का स्वागत सहमति से गुर्राहट के साथ किया। उनमें से टीका भी थी, जो अपने पूरे कान से सुन रही थी, लेकिन उसने योजना को आगे बढ़ाने के लिए आवाज़ नहीं उठाई। इसके बजाय वह अपने नुकीले दांत दिखाते हुए भड़क उठी और बाद में वह टार्जन की तलाश में चली गई, लेकिन वह उसे नहीं पा सकी, क्योंकि वह मांस की तलाश में दूर दूर तक भटक रहा था। हालांकि उसने टॉग को ढूंढ लिया और उसे बताया कि दूसरे क्या योजना बना रहे थे, और विशाल बैल ने जमीन पर पैर पटकते हुए दहाड़ लगाई। उसकी रक्तरंजित आंखें क्रोध से जल उठीं। उसका ऊपरी होंठ उसके लड़ाकू नुकीले दांतों को दिखाने के लिए मुड़ा हुआ था, और उसकी रीढ़ पर बाल खड़े हो गए थे, और फिर एक कृंतक खुले में भाग गया और टॉग ने उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाई। एक पल में उसे लगा कि वह अपने दोस्त के दुश्मनों के खिलाफ अपना गुस्सा भूल गया है, लेकिन एक बंदर का दिमाग ऐसा ही होता है। कई मील दूर बंदरों का टार्जन हाथी टेंटोर के चौड़े सिर पर लेटा हुआ था। उसने एक नुकीली छड़ी की नोक से उसके बड़े कानों के नीचे खरोंच लगाए और उसने अपने काले छिलके वाले सिर पर मौजूद हर चीज के बारे में उस विशालकाय हाथी से बात की। टेंटोर ने जो कुछ भी कहा, उसमें से बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं समझा, लेकिन टेंटोर एक अच्छा श्रोता है। वो इधर उधर झूलता हुआ अपने उस दोस्त की संगति का आनंद ले रहा था, जिसे वह प्यार करता था, और खरोंचने की स्वादिष्ट संवेदनाओं को आत्मसात कर रहा था। नूमा नामक सिंह ने मनुष्य की गंध को सूंघ लिया और सावधानी से उसका पीछा करता रहा, जब तक कि वह अपने शिकार को उस शक्तिशाली हाथी के सिर पर नहीं देख लिया। फिर वह गुर्राता और बुदबुदाता हुआ अधिक अनुकूल शिकार भूमि की तलाश में मुड़ गया। हाथी ने शेर की गंध को महसूस किया, जो उसे हवा के झोंके से मिली थी, और उसने अपनी सूंड को ऊपर उठाकर जोर से तुरही बजाई। टार्जन आराम से अपनी पीठ को फैलाकर खुरदरी खाल के साथ पूरी लंबाई में पीठ के बल लेट गया। मक्खियां उसके चेहरे पर झुंड बनाकर बैठी थीं, लेकिन उसने आलस से पेड़ से एक पत्तीदार टहनी तोड़कर उन्हें दूर भगाया। तानतोर, उसने कहा, जिंदा रहना अच्छा है, ठंडी छाया में लेटना अच्छा है, हरे पेड़ों और फूलों के चमकीले रंगों को देखना अच्छा है। बुलामुतुमोमो ने हमारे लिए यहाँ जो कुछ भी रखा है, उसे देखना अच्छा है। वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, तानतोर, उसने तुम्हें कोमल पत्तियां और छाल दी हैं, और खाने के लिए बढ़िया घास दी है। मुझे उसने बारा और होरता और पिसा, फल और मेवे और जड़ें दी हैं। वो हर किसी को वह भोजन देता है जो हर किसी को सबसे अच्छा लगता है। वो बस इतना चाहता है कि हम इतने मजबूत या इतने चतुर हों कि आगे बढ़कर उसे खा सकें। हाँ, तानतोर, जीना अच्छा है, मुझे मरना पसंद नहीं है।
टेंटोर ने अपने गले से हल्की सी आवाज निकाली और अपनी सूंड को ऊपर की ओर मोड़ा ताकि वह अपनी उंगली से कपी पुरुष के गाल को सहला सके। टेंटोर, टार्जन ने तुरंत कहा, मुरो और केरचाक जनजाति की दिशा में भोजन करो, जो कि महान वानर है, ताकि टार्जन बिना चले तुम्हारे सिर पर सवार होकर घर लौट सके। हाथी मुड़ा और धीरे धीरे एक चौड़े, पेड़ धनुषाकार रास्ते पर आगे बढ़ा, बीच बीच में रुककर कोई कोमल टहनी तोड़ता या बगल के पेड़ से खाने योग्य छाल छीलता। टार्जन जानवर के सिर और पीठ पर अपना चेहरा नीचे करके लेट गया, उसके पैर दोनों तरफ लटके हुए थे, उसका सिर उसकी खुली हथेलियों से टिका हुआ था, उसकी कोहनियां चौड़ी खोपड़ी पर टिकी हुई थीं। और इस तरह वे जनजाति के सभा स्थल की ओर इत्मीनान से आगे बढ़े। उत्तर से समाशोधन स्थल पर पहुंचने से ठीक पहले दक्षिण से एक और आकृति वहां पहुंची, एक सुगठित अश्वेत योद्धा की, जो जंगल में सावधानी से आगे बढ़ रहा था, हर इंद्री रास्ते में कहीं भी छिपे हुए कई खतरों के प्रति सतर्क थी। फिर भी वह दक्षिण की ओर से पगडंडी पर तैनात एक बड़े पेड़ पर तैनात सबसे दक्षिणी पहरेदार के नीचे से निकल गया। बंदर ने गोमंगनी को बिना किसी बाधा के जाने दिया, क्योंकि उसने देखा कि वह अकेला था, लेकिन जैसे ही योद्धा समाशोधन स्थल में दाखिल हुआ, उसके पीछे से एक जोरदार क्रीगाह की आवाज आई, जिसके तुरंत बाद अलग अलग दिशाओं से उत्तरों का एक कोरस सुनाई दिया, क्योंकि बड़े बैल अपने साथियों के आह्वान पर पेड़ों से टकराते हुए आगे बढ़ रहे थे। काला आदमी पहली चीख सुनकर रुक गया और अपने चारों ओर देखने लगा। वह कुछ भी नहीं देख सकता था, लेकिन वो बालों वाले पेड़ के आदमियों की आवाज पहचान गया, जिनसे वह और उसके साथी डरते थे, न केवल जंगली प्राणियों की ताकत और क्रूरता के कारण, बल्कि वानरों की मनुष्य जैसी शक्ल से पैदा हुए अंधविश्वासी भय के कारण भी। लेकिन बुलबांटू काया नहीं था। उसने अपने इर्द गिर्द वानरों की सारी बातें सुनी। वह जानता था कि बच निकलना शायद नामुमकिन है, इसलिए वह अपनी जगह पर डटा रहा। उसके हाथ में भाला था और उसके होठों पर युद्ध की पुकार कांप रही थी। वह अपनी जान को भी जोखिम में डाल देगा। बुलबांटू, जो मबोंगा गांव का मुखिया था। टार्जन और टेंटोर अभी कुछ ही दूर थे कि शांत जंगल में संतरी की पहली चीख सुनाई दी। एक पल की तरह बंदर हाथी की पीठ से कूदकर पास के पेड़ पर चढ़ गया और पहली क्रीगा की गूंज के शांत होने से पहले ही वह तेजी से समाशोधन की दिशा में झूलने लगा। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि एक दर्जन बैल एक गोमंगनी के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। खून जमा देने वाली चीख के साथ टार्जन ने हमला बोल दिया। वह वानरों से भी ज्यादा अश्वेतों से नफरत करता था और यहाँ खुलेआम हत्या का मौका था। गोमंगनी ने क्या किया था? क्या उसने कबीले के किसी व्यक्ति को मार डाला था? टार्जन ने सबसे नजदीकी बंदर से पूछा। नहीं, गोमंगनी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। गोजन, जो निगरानी कर रहा था, ने उसे जंगल से आते देखा था और कबीले को चेतावनी दी थी, बस इतना ही। बंदर आदमी ने बैलों के घेरे को धकेल दिया, जिनमें से किसी ने भी अभी तक हमला करने के लिए खुद को पर्याप्त उन्माद में नहीं बनाया था, और वहां पहुंच गया जहां उसे काले आदमी का पूरा और नजदीक से नजारा दिखाई दे रहा था। उसने उस आदमी को तुरंत पहचान लिया। सिर्फ एक रात पहले उसने उसे अंधेरे में आंखों के सामने देखा था, जबकि उसके साथी उसके पैरों के नीचे मिट्टी में लौट रहे थे, इतने डरे हुए कि वे अपना बचाव भी नहीं कर पा रहे थे। यह एक बहादुर आदमी था, और टार्जन बहादुरी के लिए गहरी प्रशंसा करता था। यहाँ तक कि अश्वेतों के प्रति उसकी नफरत भी इतनी प्रबल नहीं थी जितनी कि साहस के प्रति उसका प्यार। वो किसी भी समय एक काले योद्धा से लड़ने में आनंद लेता, लेकिन इस एक को वह मारना नहीं चाहता था। उसे स्पष्ट रूप से लगा कि पिछली रात को इस आदमी ने बहादुरी से बचाव करके अपनी जान अर्जित की थी, नहीं वह अकेले योद्धा के खिलाफ खड़ी बाधाओं की कल्पना कर रहा था। वह वानरों की ओर मुड़ा। उसने कहा, अपने भोजन पर वापस जाओ और इस गोमंगनी को शांति से जाने दो। उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, और कल रात मैंने उसे अकेले जंगल में नुमा और सबोर से आग से लड़ते देखा था। वह बहादुर है। हम उस बहादुर को क्यों मारे जिसने हम पर हमला नहीं किया है? उसे जाने दो। बंदरों ने गुर्राहट की। वे नाराज थे। एक ने चिल्लाया, गोमंगनी को मार डालो। हाँ, दूसरा दहाड़ा, गोमंगनी और तारमंगनी को भी मार डालो। इस सफेद बंदर को मार डालो।
गोजन चिल्लाया, यह कोई बंदर नहीं है, बल्कि एक गोमंगानी है जिसकी खाल उतार दी गई है। टार्जन को मार डालो, गुंटो चिल्लाया, मार डालो, मार डालो, मार डालो। बैल अब वास्तव में कत्लेआम के उन्माद में थे, लेकिन टार्जन के खिलाफ, काले आदमी के खिलाफ नहीं। एक झबरा आकृति उनके बीच से गुजरी और जो भी उसके संपर्क में आया उसे एक तरफ फेंक दिया, जैसे कोई मजबूत आदमी बच्चों को तितर बितर कर देता है। ये टॉग था, महान बर्बर टॉग। कौन कहता है टार्जन को मारो? उसने पूछा। जो टार्जन को मारता है उसे टॉग को भी मारना चाहिए। टॉग को कौन मार सकता है? टॉग तुम्हारे अंदरूनी अंगों को फाड़कर डैंगो को खिला देगा। हम तुम सबको मार सकते हैं, गुंटो ने जवाब दिया। हम बहुत हैं और तुम थोड़े हो, और वह सही था। टार्जन जानता था कि वह सही था। टॉग को ये पता था, लेकिन दोनों में से कोई भी ऐसी संभावना को स्वीकार नहीं करेगा। ये बैल वानरों का तरीका नहीं है। मैं टार्जन हूँ, बंदर आदमी चिल्लाया। मैं टार्जन हूँ, शक्तिशाली शिकारी, शक्तिशाली योद्धा। पूरे जंगल में टार्जन से बड़ा कोई नहीं है। फिर एक एक करके विरोधी बैलों ने अपनी खूबियां और अपनी ताकत बताई और हर बार लड़ा के एक दूसरे के करीब आते गए। इस तरह बैल युद्ध में उतरने से पहले खुद को उचित ताल पर लाने की कोशिश करते हैं। गुंटो अकड़ते हुए पैरों के साथ टार्जन के करीब आया और उसे अपने नुकीले दांतों से सूंघने लगा। टार्जन ने एक धीमी, खतरनाक दहाड़ लगाई। वे ये हथकंडे एक दर्जन बार दोहरा सकते थे, लेकिन जल्द ही या बाद में एक बैल दूसरे के करीब आ जाता और फिर पूरा भयानक झुंड अपने शिकार को नोच नोच कर मारने लगता। बुलाबांटू, वह काला आदमी, उस क्षण से ही आश्चर्य में आंखें फाड़े खड़ा था जब उसने टार्जन को वानरों के बीच से आते देखा था। उसने इस शैतान देवता के बारे में बहुत सुना था जो बालों वाले पेड़ के लोगों के साथ भागता था, लेकिन इससे पहले उसने उसे पूरे दिन के उजाले में कभी नहीं देखा था। वो उसे उन लोगों के वर्णन से अच्छी तरह से जानता था जिन्होंने उसे देखा था और कई मौक़ों पर उसे उस लुटेरे की झलक मिली थी जब बंदर आदमी अपने कई भयानक चुटकुलों में से एक को अंजाम देने के लिए रात में मुखिया मबोंगा के गांव में घुस आया था। बुलबांटू बेशक टार्जन और वानरों के बीच होने वाली किसी भी बात को समझ नहीं पाया, लेकिन उसने देखा कि वानरों का आदमी और एक बड़ा बैल दूसरों से बहस कर रहा था। उसने देखा कि ये दोनों उसकी ओर पीठ करके खड़े थे और उसके और कबीले के बाकी लोगों के बीच खड़े थे, और उसने अनुमान लगाया, हालांकि यह असंभव लग रहा था, कि वे शायद उसका बचाव कर रहे होंगे। वह जानता था कि टार्जन ने एक बार मुखिया मबोंगा की जान बख्शी थी, और उसने टिबो और टिबो की मां मोमाया की मदद की थी। इसलिए यह असंभव नहीं था कि वह बुलबांटू की मदद करे, लेकिन वो ये कैसे कर सकता है? इसका अनुमान बुलबांटू नहीं लगा सकता था, नहीं वास्तव में टार्जन लगा सकता था, क्योंकि उसके खिलाफ बहुत बड़ी बाधाएं थीं। गुंटो और बाकी लोग धीरे धीरे टार्जन और टॉग को बुलाबांटू की ओर वापस धकेल रहे थे। बंदर आदमी ने कुछ समय पहले टेंटोर के साथ अपने शब्दों को याद किया। हाँ टेंटोर, जीना अच्छा है, मुझे मरना पसंद नहीं है। और अब वह जानता था कि वह मरने वाला था, क्योंकि बड़े बैलों का गुस्सा उसके खिलाफ तेजी से बढ़ रहा था। उनमें से कई हमेशा से उससे नफरत करते थे और सभी को उस पर शक था। वे जानते थे कि वह अलग था। टार्जन भी यह जानता था, लेकिन वह खुश था कि वह अलग था। वह एक आदमी था, उसने अपनी चित्र पुस्तकों से सीखा था और उसे इस विशिष्टता पर बहुत गर्व था। हालांकि अब वह एक मृत व्यक्ति होगा। गुंटो हमला करने की तैयारी कर रहा था। टार्जन को संकेत पता थे। उसे पता था कि बैलों का संतुलन गुंटो पर हमला करेगा, फिर यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। समाशोधन के विपरीत दिशा में हरियाली के बीच कुछ हलचल हुई। टार्जन ने इसे देखा, जैसे गुंटो एक चुनौतीपूर्ण बंदर की डरावनी चीख के साथ आगे बढ़ा। टार्जन ने एक अजीब सी आवाज लगाई और फिर हमले का सामना करने के लिए झुक गया। टॉग भी झुक गया और बुलबांटू अब आश्वस्त हो गया कि ये दोनों उसकी तरफ से लड़ रहे थे। उसने अपना भाला रखा और दुश्मन के पहले हमले का सामना करने के लिए उनके बीच कूद गया। उसी समय जंगल से एक बहुत बड़ा दल आक्रमणकारी बैलों के पीछे से निकलकर मैदान में घुस आया।
एक पागल हाथी की तुरही की आवाज मानवों की चीखों से भी तेज थी, और टेंटोर नामक हाथी अपने दोस्त की मदद के लिए तेजी से मैदान के पार भागा। गुंटो ने कभी भी बंदर आदमी को नहीं पकड़ा, न ही किसी के शरीर में कोई नुकीला दांत घुसा। टेंटोर की चुनौती की भयानक गूंज ने बैलों को पेड़ों की ओर भागने पर मजबूर कर दिया। वे बड़बड़ाने लगे और डांटने लगे। टॉग उनके साथ भाग गया। केवल टार्जन और बुलबांटू ही बचे। बाद वाला अपनी जगह पर खड़ा रहा क्योंकि उसने देखा कि शैतान देवता भाग नहीं रहा था, और क्योंकि काले में एक निश्चित और भयानक मौत का सामना करने का साहस था, जो उसके लिए स्पष्ट रूप से मौत का साहस कर रहा था। लेकिन आश्चर्यचकित गोमांगनी ने देखा कि शक्तिशाली हाथी अचानक वानर मानव के सामने रुक गया और अपनी लंबी, घुमावदार सूंड से उसे दुलारने लगा। टार्जन काले आदमी की ओर मुड़ा। उसने वानरों की भाषा में कहा, जाओ, और मबोंगा गांव की दिशा में इशारा किया। बुलाबंटू ने इशारा तो समझ लिया, लेकिन शब्द नहीं, और उसने आज्ञा मानने में समय नहीं गंवाया। टार्जन उसे तब तक देखता रहा जब तक वो गायब नहीं हो गया। वह जानता था कि वानर उसका पीछा नहीं करेंगे। फिर उसने हाथी से कहा, मुझे उठाओ, और हाथी ने उसे हल्के से अपने सिर की ओर घुमाया। टार्जन बड़े पानी के पास अपने ठिकाने पर जाता है, बंदर आदमी ने पेड़ों पर बैठे बंदरों से चिल्लाते हुए कहा। टॉग और टीका को छोड़कर तुम सभी मनु से ज्यादा मूर्ख हो। टॉग और टीका टार्जन से मिलने आ सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों को दूर रहना चाहिए। टार्जन का केरचक जनजाति के साथ रिश्ता खत्म हो चुका है। उसने अपने खुरदरे पैर के अंगूठे से टेंटोर को उकसाया और वो विशाल जानवर खुले मैदान में उड़ गया। वानर उन्हें तब तक देखते रहे जब तक कि जंगल ने उन्हें निगल नहीं लिया। रात होने से पहले टॉग ने गुंटो को मार डाला तथा टार्जन पर उसके हमले को लेकर उससे झगड़ा किया। 1 महीने तक जनजाति ने वानरों के टार्जन को नहीं देखा। उनमें से कई लोगों ने शायद कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो टार्जन की कल्पना से भी ज्यादा उसे याद करते थे। टॉग और टीका अक्सर चाहते थे कि वह वापस आ जाए, और टॉग ने 1 दर्जन बार टार्जन से मिलने उसके समुद्र तटीय ठिकाने पर जाने का निश्चय किया, लेकिन पहले एक चीज और फिर दूसरी चीज ने हस्तक्षेप किया। एक रात जब टॉग बिना सोए लेटा हुआ तारों से भरे आसमान को देख रहा था, तो उसे टार्जन द्वारा बताई गई अजीबोगरीब बातें याद आ गईं कि ये चमकीले धब्बे मांसाहारी लोगों की आंखें हैं जो जंगल के अंधेरे आसमान में गोरो चांद पर छलांग लगाने और उसे निगलने का इंतजार कर रहे हैं। जितना ज्यादा वह इस मामले के बारे में सोचता, उतना ही ज्यादा परेशान होता। और फिर एक अजीब बात हुई। जब टॉग ने गोरो को देखा, तो उसने देखा कि एक किनारे का एक हिस्सा गायब हो गया, ठीक वैसे ही जैसे कि कोई उसे कुतर रहा हो। गोरो के किनारे का छेद बड़ा होता जा रहा था। चीख के साथ टॉग अपने पैरों पर कूद पड़ा। उसके उन्मादी क्रेगा ने भयभीत जनजाति को चीखते और बकबक करते हुए उसकी ओर खींचा। देखो, टॉग ने चांद की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। देखो, ये वैसा ही है जैसा टार्जन ने कहा था। नुमा आग के बीच से निकलकर गोरो को खा रहा है। तुमने टार्जन को बुरा भला कहा और उसे कबीले से निकाल दिया, अब देखो कि वह कितना बुद्धिमान था। तुम में से जो टार्जन से नफरत करता है, उसे गोरो की मदद के लिए जाना चाहिए। अंधेरे जंगल में गोरो के चारों ओर आंखें देखो। वो खतरे में है और कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता, टार्जन के अलावा कोई नहीं। जल्दी गोरो को नुमा खा जाएगा और कुडू के अपने ठिकाने की तलाश करने के बाद हमारे पास कोई रोशनी नहीं होगी। गोरो की रोशनी के बिना हम डम डम कैसे नाचेंगे। वानर कांपते और रोते थे। प्रकृति की शक्तियों का कोई भी प्रकटीकरण उन्हें हमेशा भयभीत कर देता था, क्योंकि वे समझ नहीं पाते थे। जाओ और टार्जन को लाओ, एक चिल्लाया, और फिर वे सब चिल्लाने लगे, टार्जन, टार्जन को लाओ, वह गोरो को बचाएगा। लेकिन उसे लाने के लिए रात में अंधेरे जंगल में कौन जाएगा? मैं जाऊंगा, टॉग ने स्वेच्छा से कहा, और एक क्षण बाद वह स्टाइजियन अंधेरे से होते हुए समुद्र के किनारे छोटे से भूमि से घिरे बंदरगाह की ओर चला गया। और जब जनजाति प्रतीक्षा कर रही थी, तो उन्होंने चांद को धीरे धीरे निगलते हुए देखा। नुमा ने पहले ही एक बड़ा अर्धवृत्ताकार टुकड़ा खा लिया था। इस दर पर कुडू के फिर से आने से पहले गोरो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।
रात में हमेशा के लिए अंधेरे के विचार से वानरों में कपकपी थी। वे सो नहीं पा रहे थे। बेचैनी से वे पेड़ों की शाखाओं के बीच इधर उधर घूमते रहे, नूमा को उसके घातक भोज में आसमान में देखते रहे और टार्ज़न के साथ टॉग के आने की प्रतीक्षा करते रहे। गोरो लगभग चला ही गया था जब वानरों ने उन दो लोगों की आवाज़ें सुनी जिनका वे इंतजार कर रहे थे, और कुछ ही देर में टार्ज़न और उसके पीछे टॉग भी पास के एक पेड़ पर जा गिरे। वानर पुरुष ने बेकार की बातों में समय बर्बाद नहीं किया। उसके हाथ में उसका लंबा धनुष था और उसकी पीठ पर तीरों से भरा एक तरकश लटका हुआ था, जहरीले तीर जो उसने अश्वेतों के गांव से चुराए थे, ठीक वैसे ही जैसे उसने धनुष चुराया था। वो एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया, ऊपर नीचे चढ़ता गया जब तक कि वो एक छोटी सी शाखा पर झूलता हुआ खड़ा नहीं हो गया जो उसके वजन के नीचे झुक गई थी। यहाँ से उसे स्वर्ग का स्पष्ट और निर्बाध दृश्य दिखाई दे रहा था। उसने गोरो और भूखे नूमा द्वारा उसकी चमकती हुई सतह पर किए गए आक्रमणों को देखा। टार्ज़न ने चांद की तरफ अपना चेहरा उठाते हुए अपनी भयानक चुनौती को जोर से कहा। दूर से एक शेर की दहाड़ की आवाज आई। बंदर कांप उठे। आसमान के नुमा ने टार्ज़न को जवाब दिया था। फिर बंदर आदमी ने अपने धनुष पर एक तीर लगाया और तीर को पीछे की ओर खींचकर नूमा के हृदय पर निशाना साधा, जहां वह आकाश में लेटा हुआ गोरो को खा रहा था। जब तीर छोड़ा गया तो एक जोरदार आवाज हुई और वह आकाश में जाकर गिरा। वानरों के टार्ज़न ने बार बार नूमा पर अपने तीर छोड़े और इस दौरान केरचक जनजाति के बंदर डर के मारे एक साथ इकट्ठे हो गए। अंत में टॉग की चीख सुनाई दी। देखो, देखो, वह चिल्लाया, नुमा मारा गया है। टार्ज़न ने नुमा को मार दिया है। देखो, गोरो नुमा के पेट से निकल रहा है और निश्चित रूप से चांद धीरे धीरे उन सभी चीजों से निकल रहा था जिन्होंने उसे निगल लिया था, चाहे वह नुमा हो, शेर हो या धरती की छाया हो। लेकिन अगर आप केरचाक जनजाति के किसी वानर को ये समझाने की कोशिश करते कि यह नुमा नहीं बल्कि कोई और था जिसने उस रात गोरो को निगल लिया था, या कि टार्ज़न के अलावा किसी और ने उनके जंगली और रहस्यमय अनुष्ठानों के शानदार देवता को एक भयावह मौत से बचाया था, तो आपको मुश्किल होगी और आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और इस प्रकार वानरों का टार्ज़न केरचाक जनजाति में वापस आया और अपने आगमन के साथ उसने राजत्व की ओर एक लंबा कदम बढ़ाया, जिसे अंततः उसने जीत लिया, क्योंकि अब वानरों ने उसे एक श्रेष्ठ प्राणी के रूप में देखा। पूरे कबीले में केवल एक व्यक्ति था जो टार्ज़न द्वारा गोरो को बचाने की असाधारण घटना की संभावना पर संदेह कर रहा था, और वह व्यक्ति, चाहे ये कितना भी अजीब क्यों न लगे, वानरों का टार्ज़न था।